क्विक IAS कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी साइंस का क्लास 10th में हम लोग 12वां चैप्टर देखेंगे, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। यहाँ से भी क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। ये क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस का 12वां चैप्टर है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इससे पहले जो हमने 11 नंबर चैप्टर देखा था, उसमें हमने विद्युत धारा के तापीय प्रभाव को देखा था। आज हम लोग इसमें विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को देखेंगे। लिखा है कि विद्युत के पिछले अध्याय में हमने विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के बारे में अध्ययन किया था। विद्युत धारा के अन्य प्रभाव क्या हो सकते हैं? हम जानते हैं कि विद्युत धारावाही तार चुंबक की भांति व्यवहार करता है। तो जो विद्युत होती है वो भी चुंबक की तरह व्यवहार करती है। उसी के बारे में हमें यहाँ पे चुंबकीय प्रभाव विद्युत धारा के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो उसी का एक यहाँ क्रियाकलाप किया गया है और बताया गया है कि जब विद्युत जो है धातु से के चालक से विद्युत धारा जब प्रवाहित कराने पर जो है दिक्सूचक सुई विक्षेपित हो जाती है। तो इसी विक्षेपित चीज़ को यहाँ पर दिखाया गया है कि जब धारा प्रवाहित होती है तो विक्षेपित क्यों हुई है, क्योंकि उस पर चुंबकत्व का प्रभाव है, इसीलिए वो विक्षेपित हो गई है। उसी चीज़ को ये बताया गया है। आगे लिखा है, हम देखते हैं कि सुई विक्षेपित हो जाती है। इसका क्या तात्पर्य है? इसका यह अर्थ है कि तांबे के तार से प्रवाहित विद्युत धारा ने एक चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न किया है। तो अगर चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न न किया होता तो सुई विक्षेपित नहीं होती। इसका मतलब यह हुआ कि विद्युत धारा में भी चुंबकत्व का प्रभाव होता है। ठीक है, इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि विद्युत और चुंबकत्व एक दूसरे से संबंधित होते हैं। अब अगर हम देखें तो अगर ये कहा जा सकता है कि जो विद्युत और चुंबकत्व क्या होता है एक दूसरे से संबंधित होते हैं, इसका मतलब होता है कि विद्युत में भी चुंबकीय प्रभाव होता है। आगे लिखा है, तब गतिमान चुंबकों के विद्युतीय प्रभाव की उत्क्रमित संभावना के विषय में आप क्या कह सकते हैं? इस अध्याय में हम चुंबकीय क्षेत्रों तथा इसी प्रकार के विद्युत चुंबकीय प्रभाव का अध्ययन करेंगे। ठीक है, आगे कहा गया है कि हम विद्युत चुंबकों और विद्युत मोटरों के विषय में भी अध्ययन करेंगे, जो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होता है। तो जो विद्युत मोटर होता है वो किस पे होता है? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पे होता है। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, आगे लिखा है, इसके साथ ही हम विद्युत जनित के विषय में भी जानकारी प्राप्त करेंगे, जो गतिमान चुंबकों के विद्युत प्रभाव पर आधारित होता है। ठीक है, तो इसलिए हमें इसके बारे में अच्छे से जानकारी रखनी है कि विद्युत प्रभाव जो विद्युत धारा होती है उसका चुंबकीय प्रभाव कैसे होता है। हम उदाहरण के साथ इसको हम देखेंगे और इसके बारे में हम लोग जानेंगे। यहाँ एक जानकारी और दी गई है, लिखा हुआ है आपका जो है हैंस क्रिश्चियन आर ट्रेंड जो है इनके बारे में बताया गया। तो लिखा है 19वीं शताब्दी के अग्रणी वैज्ञानिकों में से एक हैं। हैंस क्रिश्चियन जो है आस्ट्रेंड ने विद्युत चुंबकत्व को समझने में एक निर्णायक भूमिका निभाई थी। तो इनका जो है कार्यक्षेत्र कहाँ है? विद्युत चुंबकीय प्रभाव के मामले में है। सन 1820 में इन्होंने जो है अकस्मात मतलब अचानक से यह खोजा कि किसी धातु के तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर पास में रखी दिक्सूची में विक्षेप उत्पन्न होता है। मतलब उसमें चुंबकत्व की व्यवस्था है, मतलब उसमें होता है, इसीलिए वो जो है अपने स्थान से क्या हो गई है? विक्षेपित हो गई है। अपने जो है परीक्षणों के आधार पर जो है क्या कहते हैं, स्टैंड ने यह प्रमाणित किया कि विद्युत और चुंबकत्व परस्पर संबंधित परिघटनाएं हैं। तो विद्युत, याद रखना, विद्युत और चुंबकत्व एक दूसरे से क्या है? परिपूरक है। उनके अनुसंधान ने आगे जाकर के नई नई प्रौद्योगिकियों जैसे रेडियो, टेलीविजन, जो है ऑप्टिकल फाइबर, जिसे हम तंतु प्रकाशिकी कहते हैं, आदि का सृजन किया। इन्हीं के सम्मान में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मापक, उसका नाम क्या होता है? जो है इन्हीं के नाम पर रखा गया, आस्ट्रेंड का रखा गया है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इनके बारे में भी जानकारी रखना जरूरी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। लिखा है, चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं? हम इस तथ्य से भली भांति परिचित हैं कि किसी क्षण चुंबक के निकट आने पर दिक्सूचक की सुई विक्षेपित हो जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई सुई है और जो है विद्युत के क्षेत्र पहुंचती है तो उसमें जो है कंपन उत्पन्न होता है। इसका मतलब उसमें चुंबकत्व होता है। यही इसी के बारे में बात हो रही है। वास्तव में दिक्सूचक की सुई एक छोटा क्षण चुंबक ही होती है। किसी दिक्सूचक की सुई के दोनों सिरे लगभग उत्तर दक्षिण दिशा की ओर संकेत करते हैं। तो जो कंपास होता है उसी को हम दिक्सूचक कहते हैं। ठीक है, और उसका हमेशा एक सुई क्या होती है? जो उत्तर दिशा की ओर हमेशा होती है। आगे लिखा है कि उत्तर दिशा की ओर संकेत करने वाले सिरे को उत्तरोन्मुखी ध्रुव अथवा
जो है उत्तर ध्रुव कहते हैं। दूसरा सिरा जो दक्षिण दिशा की ओर संकेत करता है उसे दक्षिणोमुखी या ध्रुव अथवा दक्षिण ध्रुव कहते हैं। विविध क्रियाकलापों के द्वारा हमने यह जो है क्षेपण किया है कि चुंबकों के सजातीय ध्रुवों में परस्पर प्रतिकर्षण और विजातीय ध्रुवों में जो है परस्पर आकर्षण होता है। ठीक है, तो याद रखना जो चुंबकत्व होता है उसमें जो है एक तरफ जो है प्रतिकर्षण की भावना होती है, मतलब उसमें होता है, एक होता है आकर्षण। तो चुंबक का अगर जो है उल्टा कर देते हैं तो उसमें क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण की भावना आ जाएगी, चिपकेंगे नहीं, दूसरे से विपरीत भागेंगे। और दूसरा एक होता है उसमें आकर्षण की भावना आ जाती है। तो चुंबकत्व में दोनों घटनाएं होती हैं, जो है प्रतिकर्षण भी होता है और आकर्षण होता है। आप लोग अपने घरों में कभी न कभी इसको जो है जरूर टेस्ट किया होगा। आप लोग बचपन में जब खेले होंगे चुंबक के साथ तो अक्सर ऐसा आपने देखा होगा, कभी कभी चीज़ें चिपकती हैं और दूसरा उसकी विपरीत भागती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रियाकलाप को दिखाया गया है कि जो चुंबक होता है, आप देख सकते हैं ये आपका ये नॉर्थ दिखा रहा है, ये साउथ दिखा रहा है, जो चुंबकत्व के दो केंद्र दिखा रहे हैं। ठीक है, और ये छोटे छोटे लोहे के कण हैं, आप देख सकते हैं जो है दोनों की ओर जो है क्या है, आकर्षित हुए हैं। बीच में आप देख सकते हैं कहीं पे ये चुंबक से लगे नहीं हैं। इसका मतलब ये या तो नॉर्थ की ओर या तो साउथ की ओर ही चपक रहे हैं। ठीक है, तो जो चुंबक होता है उसमें नॉर्थ और साउथ दो पोल होते हैं। ठीक है, तो उधर ही जो है क्या कहते हैं, सारे लोहे के कण चिपक रहे हैं, उसी चीज़ को ये दिखाया गया है। ठीक है, तो जितने भी चुंबक होते हैं, जितने भी उसमें जो है दो ही होते हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल होता है, जहाँ पे जो है चिपकने की का पैटर्न होता है। तो लिखा है आगे कि लौह चूर्ण स्वयं को आप देख सकते हैं चित्र में दिखाया गया है कि पैटर्न में व्यवस्थित कर लेता है। लौह चूर्ण इस प्रकार के पैटर्न में क्यों व्यवस्थित होता है, इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्थ और साउथ पोल भी ज़्यादा जो उसमें दिया गया है उसी पे चीज़ें चिपकती हैं। यह पैटर्न यह क्या निर्देशित करता है, चुंबक अपने चारों ओर के क्षेत्र में अपना प्रभाव आरोपित करता है। अतः लौह चूर्ण एक बल का अनुभव करता है और इसी बल के कारण लौह चूर्ण इस प्रकार के पैटर्न में व्यवस्थित हो जाता है। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का संसूचन किया जाता है उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, वह रेखा जिनके अनुदिश लौह चूर्ण स्वयं आरेखित करता है चुंबकीय क्षेत्र रेखा का निरूपण करती है, जैसे उसमें बताया गया है। क्या किसी क्षण चुंबक के चारों ओर के चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्राप्त करने के अन्य कोई उपाय भी हैं? तो वास्तव में उपाय हैं, तो आगे लिखा है वास्तव में आप स्वयं किसी क्षण चुंबक की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींच सकते हैं, जैसा कि उसमें बताया गया। तो आप इस चित्र में अगर माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह के जो है नॉर्थ और साउथ पोल उस पर चुंबक में होते हैं और उसी पे चीज़ें आकर के चिपकती हैं, बाकी अन्य जगह पे वो नहीं चिपकती हैं। ठीक है, और याद रखना ये दोनों विपरीत भी हो सकते हैं और दोनों जो है आकर्षण होता है दोनों में, और दोनों प्रतिकर्षण भी का भी होगा। अगर उल्टा हो जाएगा तो प्रतिकर्षण की भावना इसमें आ जाती है। तो चुंबकत्व जो होता है याद रखिएगा ये विद्युत धारा के माध्यम से चलता है, विद्युत धारा में भी चुंबकत्व होता है। ठीक है, उसी चीज़ को आगे बताने का प्रयास किया गया है। आगे लिखा है, यहाँ आप देख सकते हैं लिखा है किसी क्षण चुंबक के चारों ओर के क्षेत्र रेखाएं दी गई हैं। तो याद ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और याद देख सकते हैं ये चुंबक का पूरा क्षेत्र दिया गया है, उसी चीज़ को यह बताने का प्रयास किया गया है। आगे लिखा है कि चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें परिणाम और दिशा दोनों होते हैं। एक क्वेश्चन आपसे यही पूछा जा सकता है लाइन सेंटेंस देकर कि चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें परिणाम और दिशा दोनों होती हैं, जिससे परिणाम और दिशा सदिश राशियों में भी होती हैं। ठीक है, किसी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वह मानी जाती है जिसके अनुदिश दिक्सूची का उत्तर ध्रुव उस क्षेत्र के भीतर गमन करता है। तो जो कंपास में उत्तर ध्रुव की ओर गमन करता है उसी चीज़ को आप दिखा सकते हैं। तो वहाँ परिणाम और दिशा दोनों बताया गया है। इसलिए परिपाटी के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती हैं तथा दक्षिण ध्रुव पर विलीन हो जाती हैं। ठीक है, आगे चित्र में जो बताया गया उसी चीज़ को यहाँ पर बताया गया है कि चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा उनके दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होती है, अतः चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक बंद वक्र होती हैं। तो ये आप ये देख सकते हैं ये एक बंद वक्र है इनका। ठीक है, उसी के माध्यम से आप इसको समझ सकते हैं, जैसा इसमें आपको यहाँ नीचे व्याख्या की गई है। तो ऐसे ही जो है एनसीईआरटी में जब बहुत डिटेल में चीज़ों को बताते हैं, इसलिए इसको एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से केयरफुल तरीके से पढ़ने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है चुंबकीय क्षेत्र आपेक्षित प्रबलता के क्षेत्र रेखाओं की निकटता कोटि द्वारा दर्शाया जाता है। जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अपेक्षाकृत अधिक निकट होती हैं वहाँ चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होता है, अर्थात वहाँ पर विद्यमान किसी अन्य चुंबक के ध्रुव पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण अधिक बल कार्य करेगा। ठीक है, जैसे उसमें बताया गया है दो क्षेत्र रेखाएं
कहीं भी एक दूसरे को जो है परिच्छेदित नहीं करती है। तो आप देख सकते हैं जो वहाँ पे आप दिखाया गया था, आप देखिएगा वहाँ एक दूसरे को कभी एक रेखा दूसरी रेखा को कभी काटती नहीं है, ठीक है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं वो किसी को काटती नहीं है, जिसका यहाँ पे बताया गया है, ठीक है, देख सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ चलते हुए इसको काट दे ऐसे, ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि अपना सबका क्षेत्र होता है चुंबकीय क्षेत्र का। आगे लिखा है यदि वह ऐसा करे तो इसका यह अर्थ होगा कि परिच्छेद बिंदु पर दिक्सूची को रखने पर उसकी सुई को दो दिशाओं की ओर संकेत करेगी, जो संभव नहीं हो सकता है। इसीलिए आप देखोगा कंपास हमेशा उत्तर दिशा की ओर ही संकेत करता है, ठीक है। तो उसकी सुई हमेशा कहाँ होती है, उत्तर दिशा की ओर होती है, इसीलिए ये किया गया है। इसीलिए कंफ्यूज ना होने पाए, नहीं तो अगर दोनों दिशा दिखाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए जो कंपास होता है उसमें हमेशा एक ही दिशा, जो सुई होती है वो एक ही दिशा की ओर संकेत करती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी चीज़ को ये बताने का प्रयास किया गया है, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा है किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र कैसे बनता है। तो लिखा है कि जो है हमने यह देखा है कि किसी धातु के चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। मान लीजिए कि कोई तार है और वहाँ पे अगर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके आसपास पूरे क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र का विकास हो जाता है। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने के लिए आइए हम कुछ क्रियाकलाप करते हैं और उसके माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। इसी चीज़ को यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे एक तरह से क्रियाकलाप करके बताया गया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ए का बी बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है। यहाँ अगर पूरब की ओर है तो यहाँ पे पश्चिम की ओर है। आप देख सकते हैं यहाँ उत्तर की ओर, यहाँ भी उत्तर की ओर, तो उत्तर की ओर हमेशा सुई रहेगी, लेकिन जो आप देख सकते हैं जो उसका चुंबकत्व का प्रभाव होता है वो बदलता रहता है। उसी चीज़ को यहाँ पर समझाने का प्रयास किया गया विद्युत धारा के परिप्रेक्ष्य में। आगे लिखा है यदि तांबे के तार में प्रवाहित विद्युत धारा के परिणाम को प्रदर्शित कर दें तो किसी दिए गए विद्युत पर उसे दिक्सूची के जो है विक्षेप पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आगे लिखा है इसे देखने के लिए तार में विद्युत धारा को परिवर्तित कीजिए। हम यह पाते हैं कि सुई के विक्षेप में भी परिवर्तन होता है, जो है क्योंकि उसमें चुंबकत्व होता है तो वो भी जो है विक्षेपित हो जाती है, मतलब अपने स्थान से हट जाती हैं। वास्तव में जब विद्युत धारा के परिणाम में वृद्धि होती है तो विक्षेप में भी वृद्धि होती है, ठीक है। अगर विद्युत धारा के परिणाम में अगर वृद्धि हो जाएगी, विद्युत धारा में अगर प्रवाह ज़्यादा हो जाएगा तो विक्षेपण की प्रक्रिया और ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि उसमें चुंबकत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। इससे यह निर्दिष्ट होता है कि जैसे जैसे तार में प्रवाहित विद्युत धारा के परिणाम में वृद्धि होती है तो किसी दिए गए बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के परिणाम में भी वृद्धि हो जाती है। जो भी मैंने आपको समझाया वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अगर विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तो तार में उतना ही ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव भी क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। आगे लिखा है यदि तांबे के तार में प्रवाहित विद्युत धारा तो वही रहती है, परंतु दिक्सूची तांबे के तार से दूर चला जाता है, तब दिक्सूची के विक्षेप पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसे देखने के लिए हम दिक्सूची को चालक तार से दूर स्थित किसी बिंदु पर रख देते हैं। आप क्या परिवर्तन देखते हैं कि हम यह देखते हैं कि दिक्सूची का विक्षेप घट जाता है, क्योंकि धारा जब विद्युत धारा ही कम हो जाएगी तो उसमें क्या हो जाएगा कि दिक्सूची पर ज़्यादा, मतलब उस पर चुंबकत्व का प्रभाव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो अपने स्थान पर क्या रहेगी, वो स्थिर रहेगी, मतलब घट जाएगी। इस प्रकार किसी चालक से प्रवाहित की गई विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र चालक से दूर जाने पर घट जाता है। अगर हम विद्युत धारा के चुंबकीय क्षेत्र के नज़दीक ले जाएंगे तो बढ़ जाएगा और दूर ले जाएंगे तो घट जाएगा, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, ठीक है। आगे लिखा जैसे जैसे विद्युत धारावाही सीधे चालक तार से दूर हट जाते हैं उसके चारों उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करने वाले संकेंद्रीय वृत्तों का साइज बड़ा होता चला जाता है। उसी चीज़ को यह समझाने का प्रयास किया गया है, ठीक है। अब हम लोग दक्षिण हस्त अनुष्ठ नियम देखते हैं। तो जो हाथ होता है हमारा, उसके नियम के अनुसार यहाँ पे समझाने का प्रयास किया गया, आप देख सकते हैं। तो आपका जो अंगूठा है आपका, ये विद्युत धारा को प्रवाहित कर रहा है, और जो आपका ये हाथ है वो पूरा ये जो सर्किल है आपका विद्युतीय क्षेत्र को ये प्रवाहित, मतलब बताने का ये प्रयास कर रहा है। तो ये नियम पूछा था, ये नियम किससे जुड़ा हुआ है, तो ये विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र से जुड़ा हुआ है नियम है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो लिखा हुआ है किसी विद्युत धारावाही चालक से संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का एक सुगम उपाय नीचे दिया गया है। कल्पना कीजिए कि आप अपने दाहिने हाथ में विद्युत धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े हुए हैं कि आपका अंगूठा विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करता है, जैसे यहाँ पे बताया गया है। जो आपकी उंगलियां चालक के चारों ओर
चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाओं की दिशा में लिपटी होंगी। ठीक है, उसी चीज़ को ये बताया गया। तो लिखा है जो आपका दायां हाथ है उसके अंगूठे के नियम है, ये किससे जुड़ा हुआ है? चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत धारा से जुड़ा हुआ है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है और आया भी है, इसलिए इसको अच्छे से याद रखना कि जो अंगूठा है विद्युत धारा को दिख रहा है और जो उसके आसपास उंगलियां हैं ये चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित कर रही हैं। तो इस तरह से समझाने का ये प्रयास इस एक हाथ से किया गया है। इसको सब स्कूलों में समझाया भी जाता है बच्चों को कि कैसे हमें इस चीज़ को याद करना है। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा है विद्युत धारावाही पार्श्व के कारण जो है उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं। तो इस चीज़ को बताया गया है, आप इसको देख सकते हैं। ये आपका नॉर्थ है और ये आपका साउथ है। ठीक है, तो चुंबकीय रेखाएं जो हैं आप देख सकते हैं नॉर्थ और साउथ की ओर गमन करती हैं। उस चीज़ को ये समझाने का प्रयास किया गया है, उस चीज़ को यहाँ पर बताया भी गया है, व्याख्या भी की गई है। तो लिखा है विद्युत धारावाही वृत्ताकार पार्श्व के कारण चुंबकीय क्षेत्र कैसे बनता है उसके बारे में है। लिखा है अब तक हमने किसी सीधे विद्युत धारावाही चालक के कारण उसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न देखा है। मान लीजिए इस तार को मोड़कर एक वृत्ताकार पार्श्व लूप बनाया जाता है, जैसे यहाँ पे बनाया गया है, और फिर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं, तब इसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कैसा प्रतीत होता है। हम जानते हैं कि किसी विद्युत धारा प्रवाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उससे दूरी के व्युत्क्रम पर निर्भर करता है। इसी प्रकार किसी विद्युत धारावाही पार्श्व के प्रत्येक बिंदु पर उसके चारों उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करने वाले संकेंद्रीय वृत्तों का साइज तार से दूर जाने पर नियंत्रण क्या हो जाता है? बड़ा होता चला जाता है। तो आप देख सकते हैं इसी चीज़ को समझाने का प्रयास किया गया है कि आप देख सकते हैं जैसे जैसे ये दूर जाएगा वैसे वैसे ये बड़ा होता चला गया है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, इस चीज़ को बताने का प्रयास किया गया है। ठीक है, आगे लिखा है जैसे ही हम वृत्ताकार पार्श्व के केंद्र पर पहुंचते हैं इन बृहद वृत्तों के चाप पर सरल रेखाओं जैसे प्रतीत होने लगते हैं। विद्युत धारावाही तार के प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पार्श्व के केंद्र पर सरल रेखा जैसी प्रतीत होने लगती है। दक्षिण हस्त अनुष्ठ नियम को लागू करके इस बात की आसानी से जांच की जा सकती है कि तार का प्रत्येक भाग चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में योगदान देता है। मतलब ये हुआ कि तार का प्रत्येक जो क्षेत्र होता है सब जो है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में योगदान देता है, सब में चुंबकत्व होता है तथा पार्श्व के भीतर सभी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक ही दिशा में होती हैं, ये भी बताने का प्रयास किया गया। तो आप देख सकते हैं एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही हैं। आप इस जो तीर बना हुआ देख सकते हैं एक ही दिशा में प्रवाहित ये हो रही हैं। ठीक है, आगे लिखा है हम जानते हैं कि किसी विद्युत धारावाही तार के कारण किसी दिए गए बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र प्रवाहित विद्युत धारा पर अनुलोमवत निर्भर करता है। अतः यदि हमारे पास n फेरों की कोई कुंडली हो तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र परिणाम में एकल फेरे द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में n गुना अधिक प्रबल होगा। इसका कारण यह है कि प्रत्येक फेरे में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा समान है, अतः व्यष्टिगत फेरों के चुंबकीय क्षेत्र जो है संयोजित हो जाते हैं। ठीक है, तो चुंबकत्व होता है वो विद्युत धारा के बिल्कुल प्रवाह के अनुसार काम करता है, उसी चीज़ को बताया गया है। अब यह लिखा है कि परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है। तो आप देख सकते हैं पहले परिनालिका जो है यहाँ पे एक बनाई गई है, आप पहले इसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें जो है आप देख सकते हैं इसमें कैसे विद्युत धारा उत्पन्न होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एन लिखा है, यहाँ एस लिखा है, ये नॉर्थ है साउथ है, और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कैसे होती है इस चीज़ को बताया गया। यहाँ भी आप देख सकते हैं एक ही दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, उसी चीज़ को यह बताएगा, यहाँ व्याख्या करके समझाया गया है। तो लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, लिखा है पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के एक तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली को परिनालिका कहते हैं, जैसे वहाँ दिखाया गया है। किसी विद्युत धारावाही परिनालिका के कारण उसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न दिखाया गया है। इस चुंबकीय क्षेत्र पैटर्न की तुलना में जो है जो चित्र बनाया गया उसमें यह दिखाया गया कि कैसे वो काम करता है। क्षण चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के पैटर्न में कीजिए, क्या यह और जैसे प्रतीत होते हैं। वास्तव में परिनालिका का एक सिरा उत्तरी ध्रुव को और दूसरा सिरा दक्षिण ध्रुव की भांति व्यवहार करता है, जैसे भी मैंने ऊपर बताया था। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समानांतर सरल रेखाओं की भांति होती हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हैं सरल रेखाओं की भांति बिल्कुल ये होती है, इसी चीज़ को यह बताने का प्रयास किया गया। नॉर्थ है, ये साउथ है। ठीक है, इसी चीज़ को यह बताया गया, एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही हैं। ठीक है, आगे लिखा है यह निर्दिष्ट करता है कि किसी परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र समान होता है, अर्थात परिनालिका के भीतर एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। तो एक परिनालिका हो और चाहे वो हो, हर जगह पे एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न
हो सकता है। ठीक है, आगे लिखा है परिनालिका के भीतर उत्पन्न प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किसी चुंबकीय पदार्थ जैसे कि नरम लोहे को परिनालिका के भीतर रख करके चुंबक बनने में किया जा सकता है। इस प्रकार बने चुंबक को विद्युत चुंबक कहते हैं। तो परिनालिका के माध्यम से विद्युत चुंबक उत्पन्न भी किया जा सकता है, बनाया भी जा सकता है। उसी चीज़ को ये बताने का प्रयास किया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं, ये उसी चीज़ को ये बताया गया है कि विद्युत चुंबक कैसे बनता है, उस चीज़ को यहाँ पर एक तरह से चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल। ये क्या होता है? लिखा है हमने यह सीखा है कि किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। तो जब तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। ठीक है, आगे लिखा है इस प्रकार उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र इस चालक के निकट रखे किसी चुंबक पर कोई बल आरोपित करता, तो उसमें बल होता है। ठीक है, तो फ्रांसीसी जो वैज्ञानिक थे आंद्रे मैरी जो एम्पियर ने यह विचार प्रस्तुत किया है कि विद्युत जो कहा जाए तो चुंबक को भी विद्युत धारावाही चालक का परिणाम में समान परंतु दिशा में विपरीत बल आरोपित करना चाहिए। किसी विद्युत धारावाही चालक पर विद्युतीय क्षेत्र के चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाले बल को निम्नलिखित क्रियाकलाप द्वारा दर्शाया गया है। तो उसी चीज़ को बताया गया है कि कैसे विद्युत धारा द्वारा चुंबकीय क्षेत्र पर बल लगता है, उस चीज़ को यहाँ समझाने का प्रयास किया गया है कि ठीक है, आप देख सकते हैं जो है यहाँ पे देख सकते हैं छड़ जो है वहाँ पर अपने आप मूव करके और उसकी ओर विद्युत धारा की ओर प्रवाहित हो रही है। उसी चीज़ को बताया गया कि कैसे विद्युत धारा किस चीज़ को अपनी ओर खींचती है। तो चुंबकत्व प्रभाव क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, उस चीज़ को समझाने का प्रयास इसमें किया गया है। ठीक है, अब आगे देखो इसी चीज़ को बताया गया कि उपरोक्त क्रियाकलापों में छड़ के विस्थापन से हमें अब संकेत मिलता है कि चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर एल्यूमिनियम की विद्युत धारावाही छड़ पर एक बल आरोपित होता है, जो से दिखाया गया है। और यह भी संकेत मिलता है कि चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा उत्क्रमित करने पर बल की दिशा भी उत्क्रमित हो जाती है, मतलब परिवर्तित हो जाती है। अब चुंबक के ध्रुवों को परस्पर बदलकर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊर्ध्वाधर अधोमुखी कीजिए। एक बार पुनः यह दिखाई देता है कि विद्युत धारावाही छड़ पर आरोपित बल की दिशा उत्क्रमित हो जाती है। इससे यह प्रदर्शित होता है कि चालक पर आरोपित बल की दिशा विद्युत धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों पर निर्भर करती है। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि विद्युत धारा की जो दिशा होती है और चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है दोनों पर निर्भर करती है, तभी वो मूव करता, नहीं तो मूव नहीं करेगा। प्रयोगों द्वारा यह देखा गया है कि छड़ में विस्थापन उस समय अधिकतम जो है होता है जब विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है। तो आप देख सकते हैं ये विद्युत धारा बिल्कुल लंबवत है, आप देख सकते हैं, इसीलिए ज़्यादा यहाँ पे विक्षेपित हो रही है। ठीक है, यह आप छड़ ऐसे थी, ये बिल्कुल विक्षेपित हो गई क्योंकि वो एल्यूमिनियम की बनी है और वहाँ पर चुंबकत्व का प्रभाव की विद्युत धारा वहाँ पर प्रवाहित हो रही है। ठीक है, आगे लिखा ऐसी स्थिति में चालक पर आरोपित बल की दिशा का पता हम एक सरल नियम द्वारा लगा सकते हैं। तो नियम क्या है हम उसको देखेंगे। तो एक सरल नियम द्वारा जो लगाया गया है उस चीज़ को यहाँ समझाया भी गया है, उस चीज़ को बताने का प्रयास इसमें किया गया है। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हैं फ्लेमिंग का जो है आपका बायां हाथ का जो नियम है ये इसी चीज़ को बताने का प्रयास कर रहा है। आप देख सकते हैं लिखा है फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। तो फ्लेमिंग जो वैज्ञानिक थे उन्होंने इसका पता लगाया था। इसको हम लोग इंटर जो है और हाई स्कूल में कई बार पढ़ चुके हैं और हाई स्कूल के एनसीईआरटी में दिया भी है, हम जो पढ़ रहे हैं। अंगूठा जो है ये आपका देख सकते हैं एक तरह अंगूठा है। आपका जो पहली उंगली है आपका एक चुंबकीय क्षेत्र को दिखाया गया है और जो आपका जो बीच वाली उंगली है विद्युत धारा को प्रभावित कर रही है। इस चीज़ को दिखाने का प्रयास किया गया। इसी को आप देख सकते हैं ऊपर चुंबकीय क्षेत्र है, इधर बल है, तो अंगूठा बल को दिखा रहा है और विद्युत धारा जो है आप देख सकते हैं। तो इसी चीज़ को फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार समझाने का प्रयास किया गया। तो आप देख सकते हैं लिखा भी है कि जो है हमने विद्युत धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के परस्पर लंबवत रखकर विचार किया और यह पाया कि चालक पर आरोपित बल की दिशा इन दोनों के लंबवत है। इन तीनों दिशाओं की व्याख्या एक सरल नियम जिसे फ्लेमिंग का वाम हस्त या बायां हाथ का नियम कहते हैं द्वारा की जा सकती है। तो जो ऊपर आपने देखा है उसको फ्लेमिंग के नियम द्वारा समझाया जा सकता है कि तीन अलग अलग दिशाओं में सरल रेखाएं की जो नियम है उसको बताया गया है। तो लिखा है इस नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को इस प्रकार फैलाइए कि तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हों। ठीक है, जैसे दिखाया गया है। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र, तो याद रखना जो पहली उंगली होती है तर्जनी कहते हैं, तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और माध्यम चालक पर प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करती है।
तो अंगूठा चालक की गति की दिशा अथवा चालक पर आरोपित बल की दिशा को संकेत करता है। आप देख सकते हैं विद्युत मोटर, विद्युत जनित ध्वनि विस्तारण यंत्र, माइक्रोफोन, विद्युत मापक यंत्र कुछ ऐसी युक्तियां जिनमें विद्युत धारा पर जो है धारावाही चालक और चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि आप पूछा जा सकता है कि विद्युत धारा चालक और चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो इन्हीं जो है विद्युत मोटर में, विद्युत जनित्र में, धारा जो है आपके ध्वनि विस्तारण यंत्र में, माइक्रोफोन में, विद्युत मापक यंत्र में, इन सब में किया जाता है। यही सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप इसको अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि यही सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, बनते हैं। ठीक है, तो फ्लेमिंग का नियम क्या है मैंने बता दिया, इसको अच्छे से याद रखना। यही सब क्वेश्चन एग्जाम में आपसे बार बार आते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हम लोग देखते हैं, ये भी हम लोग जान लेते हैं कि औषध में चुंबकत्व क्या होता है। लिखा है विद्युत धारा सदैव चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। यहाँ तक कि हमारे शरीर की तंत्रिका कोशिकाओं के अनुदिश गमन करने वाली दुर्बल आयन धाराएं भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती हैं। जब हम किसी विद्युत वस्तु को स्पर्श करते हैं तो हमारी तंत्रिकाएं एक विद्युत आवेश का उस पेशी पर तक वहन करती हैं जिसका हमें उपयोग करना है। यह आवेश एक अस्थायी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। यह क्षेत्र अति दुर्बल होते हैं जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में उसके 1 अरबवें भाग के बराबर होते हैं। मानव शरीर के 2 प्रमुख भाग जिसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होना महत्वपूर्ण है वो है आपका हृदय और मस्तिष्क। तो क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में कि हमारे शरीर के कौन से ऐसे 2 क्षेत्र होते हैं जहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सकते हैं। तो एक आपका हृदय है, एक आपका मस्तिष्क है। शरीर के भीतर चुंबकीय क्षेत्र शरीर के विभिन्न भागों के प्रतिबिंब प्राप्त करने का आधार बनता है। ऐसा एक विशेष तकनीक जिसे चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंब कहते हैं, जिसे हम कहते हैं या MRI कहते हैं, कि उपयोग द्वारा किया जा सकता है। चिकित्सा निदान में हम प्रतिबिंबों का विश्लेषण सहायक होता है। इस प्रकार चिकित्सा विज्ञान में चुंबकत्व के महत्वपूर्ण उपयोग है, ये भी हमें जानना जरूरी है कि यहाँ भी चुंबकत्व का इस्तेमाल होता है और MRI उसी का एक रूप है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि घरेलू विद्युत परिपथ क्या होता है। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था, जो हमारे घरों में विद्युत लगे होते हैं, फ्यूज लगे होते हैं, ये उसी चीज़ को बताने का प्रयास किया गया। तो पहले आप इसको इस चित्र में देखिएगा, आप देख सकते हैं हमारे घरों में जो विद्युत होता है ये उसी चीज़ को बताया गया है। यहाँ से विद्युत तार प्रवाहित होता है, ये उदासीन तार होता है। ठीक है, विद्युत जहाँ भी यहाँ पे बोर्ड होता है, जहाँ फ्यूज लगा होता है, ये विद्युत मापी यंत्र होता है जो मीटर होता है आपका, और ये बॉक्स होता है जहाँ पे आपका स्विच लगी होती हैं उसको दिखाया गया है। और ये आपका जो है क्या कहते हैं विद्युत प्रवाहित होती है उस चीज़ को ये बताने का प्रयास किया गया। तो हमारे घरों में जो सामान्य विद्युत परिपथ होते हैं ये उसको बताने का प्रयास किया गया है। हमारे घरों में ऐसे ही विद्युत जो है प्रवाहित की जाती है, उसी चीज़ को ये बताने का इसमें दिया गया है। ठीक है, तो लिखा है जो है कि हम अपने घरों में विद्युत शक्ति की आपूर्ति मुख्य तारों, जिसे जो है क्या कहते हैं मेंस भी कहते हैं, से प्राप्त करते हैं। यह मुख्य तार या तो धरती पर लगे विद्युत खंभों के सहारे अथवा भूमिगत केबलों में हमारे घरों तक आते हैं। ठीक है, इस आपूर्ति के तारों में से एक तार को, जिस पर प्रायः लाल विद्युत रोधी है, यह दिखाया गया है, आवरण होता है। तो तार 2 प्रकार के होते हैं, देखा होगा, एक हरा होता है, एक क्या होता है लाल होता है। विद्युतमय तार धनात्मक तार कहते हैं। अन्य तार जिस पर काला आवरण होता है उसे हम उदासीन तार कहते हैं। तो जो काला वाला है वो कौन सा है, ये उदासीन तार है। आप देख सकते हैं यहाँ पर उसी चीज़ को ये बताया गया है। ठीक है, हमारे देश में इन तारों के बीच 220 वोल्ट का विभवांतर होता है। तो आप देख सकते हैं इसी चीज़ को दिखाया गया है। ठीक है, या तो काला वाला क्या है उदासीन तार है, एक आपका देख सकते हैं जो संपर्क तार ये हरे कलर का है, एक आपका विद्युत तार जो आपका रेड कलर का है। घर में लगे मीटर बोर्ड, ठीक है, में यह तार मुख्यतः फ्यूज से होते हुए एक विद्युत मीटर में प्रवेश करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ बोर्ड से प्रवेश करते हैं। इन्हें मुख्य स्विच से होते हुए घर के लाइन तारों से संयोजित किया जाता है। ये तार घर के पृथक पृथक परिपथों में विद्युत आपूर्ति करते हैं, चाहे पंखा हो चाहे आपका हीटर हो, जो भी हो। प्रायः घरों में 2 पृथक परिपथ होते हैं। ठीक है, जो एक 15 जो है एम्पियर विद्युत धारा अनुमतता के लिए जो है, जिसका उपयोग उच्च शक्ति वाले विद्युत जो है क्या कहते हैं संयंत्रों में जैसे गीजर, आपका वायु जो है कूलर होता है जिसे एयर कूलर कहते हैं, आदि के लिए किया जाता है। दूसरा जो है विद्युत परिपथ 5 एम्पियर विद्युत धारा जो है
अनुमतांक के लिए होता है, जिसमें बल्ब, पंखे आदि चलाए जाते हैं। तो याद रखना, सबका अलग अलग जो है दिया जाता है, जिससे जो है कौन कौन सा जो है विद्युत संयंत्र जो है कैसे इस्तेमाल होगा उस चीज़ को बताया गया है। भू स्पर्श तार, जिस पर प्रायः हरा जो है विद्युत रोधी आवरण होता है, घर के निकट भूमि के भीतर बहुत गहरे पर इस धातु की प्लेट से संयोजित किया जाता है, जिसे हम लोग अर्थ कहते हैं। ठीक है, अर्थ कहाँ लेते हैं? जमीन से लेते हैं। इस तार का उपयोग विशेषकर विद्युत इस्त्री, टोस्टर, मेज का पंखा, रेफ्रिजरेटर आदि के धातु के आवरण वाले विद्युत जो है संयंत्रों में सुरक्षा के उपायों के रूप में किया जाता है। धातु के आवरणों से संयोजित भूस्पर्श तार विद्युत धारा के लिए अल्प प्रतिरोध का चालक पथ प्रस्तुत करता है। इससे यह सुनिश्चित हो जाता है कि जो है संयंत्र के धात्विक आवरण में विद्युत धारा का कोई जो है क्षरण होने पर उस संयंत्र पर विभव भूमि के विभव के बराबर हो जाएगा। फलस्वरूप इस संयंत्र को उपयोग करने वाले व्यक्ति तीव्र विद्युत आघात से सुरक्षित बच सकते हैं। ठीक है, इसलिए हमारे घरों में देखा होगा एक फ्यूज जो है लगाया जाता है, जिसे हम लोग अर्थ कहते हैं, लगाया जाता है। ठीक है, आगे दिखाया गया है कि सामान्य घरेलू विद्युत परिपथों में से किसी एक परिपथ का व्याख्या आरेख दर्शाया गया है कि प्रत्येक पृथक विद्युत परिपथ में विद्युमय और उदासीन तारों के बीच विभिन्न विद्युत जो है संयंत्रों को संयोजित किया जा सकता है। प्रत्येक संयंत्र का अपना एक पृथक ऑन ऑफ स्विच होता है। जो संयंत्र मतलब होता है क्या है? एक तरह का जो उसका जितना भी वस्तुएं होती हैं जो हम जिसमें इस्तेमाल करते हैं, जैसे पंखा होगा, पंखा भी हम क्या कहते हैं? संयंत्र कहते हैं, मतलब एक वस्तु कहते हैं। ठीक है, ताकि इच्छा अनुसार उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जा सके। तो ऑन ऑफ का इसलिए बनाया जाता है कि जब मन कहे हम चला के और जब मन कहे बंद कर दें। सभी जो है जितने भी वस्तुएं होती हैं उनको समान वोल्टता मिल सके, इसके लिए उन्हें परस्पर जो है पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है। ठीक है, आगे लिखा है विद्युत फ्यूज हमारे घरेलू परिपथों का एक महत्वपूर्ण अवयव होता है। पिछले अध्याय में हम लोग जो पढ़ा भी था कि विद्युत फ्यूज के सिद्धांत और कार्यविधि के विषय में अध्ययन कर चुके हैं, हमने पहले बता चुका हूं मैं। विद्युत परिपथ में लगा फ्यूज परिपथ तथा संयंत्र में मतलब जो पंखा हो, जो बल्ब हो को जो है अति भारण के कारण होने वाली क्षति से बचाया जा सकता है। मतलब यह हुआ कि अगर लाइन बहुत तेज आ जाती है तो जो क्या करता है फ्यूज उस लाइट की स्पीड को रोक लेता है। अगर वो ना हो तो जो क्या होगा, वो जो पंखा है, जो आपका लाइट है, जो आपका ये क्या कहते हैं फ्रेश है, वो जल जाएगा। उसी चीज़ को ये बता रहा है। ठीक है, जब विद्युतमय तार तथा उदासीन तार दोनों सीधे संपर्क में आते हैं तो अति जो है मतलब कि जो ब्लास्ट होता है उस चीज़ को क्या लिखा है? अति भारण हो जाता है। यह तब होता है जब तारों का विद्युत रोधन क्षतिग्रस्त हो जाता है अथवा जो आपका जो वस्तु होती है, जो आपका पंखा है, इन सब में कोई दोष उत्पन्न हो जाता है तब। ठीक है, ऐसी परिस्थितियों में किसी परिपथ में विद्युत धारा का अकस्मात बहुत अधिक हो जाती है, इसे लघु पतन कहते हैं। विद्युत फ्यूज का उपयोग विद्युत परिपथ तथा विद्युत जो है संयंत्र को अवांछनीय उच्च विद्युत धारा के प्रवाह को समाप्त करके संभावित क्षति से बचाता है। फ्यूजों में होने वाली जूल तापन फ्यूल को पिघला देता है। तो वो क्या होता है? फ्यूज क्या हो जाता है? जल जाता है, उनमें जो तार लगा हो तो पिघल जाता है, जिससे विद्युत परिपथ टूट जाता है। आपूर्ति वोल्टेज में दुर्घटनावश होने वाली वृद्धि में भी कभी कभी अति जो है भारण हो सकता है। कभी कभी यह जो है सॉकेट से बहुत से विद्युत संयंत्रों को संयोजित करके भी अति भारण हो जाता है। मतलब कई बार अन्य जो है बहुत सारे एलिमेंट जो अगर हमारे घर में लगे होते हैं तार से, तो सब में विस्फोट हो जाता है और सब जल जाते हैं। तो फ्यूज क्या करता है? उस चीज़ को बचाने का प्रयास करता है। ठीक है, इसी चीज़ को ये बताया गया है, बताने का मतलब प्रयास कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं इस चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो इसलिए हमें इस सब चीज़ों को बहुत अच्छे से देखना जरूरी है, जानना जरूरी है। तो लिखा है कि दिक्सूची एक छोटा चुंबक होता है। इसका एक सिरा जो उत्तर की ओर संकेत करता है उसे हम उत्तरी ध्रुव कहते हैं, तथा दूसरा सिरा जो दक्षिण की ओर होता है उसे हम दक्षिण ध्रुव कहते हैं। तो चुंबक में याद रखना दो धुरे होते हैं, ये बात याद रखना। किसी चुंबक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र होता है जिसमें उस चुंबक के बल का जो है सूचन किया जा सकता है। तो जो चुंबक होता है उसका एक अपना बल होता है, उसके क्षेत्र में जो भी आता है वो चिपक जाता है। किसी चुंबकीय क्षेत्र के निरूपण के लिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का उपयोग किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा वह पथ है जिसके अंदिश कोई परिकल्पित स्वतंत्र ध्रुव उत्तर ध्रुव गमन करने की प्रवृत्ति रखता है। चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर क्षेत्र की दिशा उस बिंदु पर रखे उत्तर ध्रुव की ओर
की दिशा की ओर दर्शाई जाती है जहाँ चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र प्रबल उत्तर की ओर ज़्यादा होता है, इसलिए उत्तर की ओर दिखाया जाता है। वह क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के निकट जो है दिखाई जाती हैं। आगे लिखा है आपका, किसी विद्युत धारावाही धातु के तार से एक चुंबकीय क्षेत्र संबंध होता है। तार के चारों ओर क्षेत्र रेखाएं अनेक सकेंद्री वृत्तों के रूप में होती है जिनकी दिशा दक्षिण हस्त अनुष्ठ नियम द्वारा दर्शाया गया है, दाहिने हाथ द्वारा दर्शाया गया, उसी चीज को बताया गया है, मैंने ऊपर बताया भी है। आगे लिखा है, विद्युत चुंबक में नर्म लौह क्रोड होता है जिसके चारों ओर विद्युत रोधी तांबे के तार की कुंडली लिपटी होती है। कोई विद्युत धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर बल का अनुभव करता है। यदि चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत धारा की दिशा परस्पर एक दूसरे के लंबवत है तब चालक पर आरोपित बल की दिशा इन दोनों के दिशाओं के लंबवत होती है, जिसे फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम द्वारा प्रदर्शित किया गया है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, आगे लिखा है, हम अपने घरों में प्रत्यावर्ती विद्युत धारा 220 वोल्ट पर प्राप्त करते हैं। किसी आवृत्ति 50 हर्ट्ज है आपूर्ति का एक तार लाल प्रतिरोधक युक्त करता है जिसे हम विद्युत में तार कहते हैं। दूसरा काला जो है विद्युत रोधन होता है जिसे हम उदासीन तार कहते हैं। इन दो तारों के बीच 220 वोल्ट का विभवांतर होता है। तीसरा तार जो है संपर्क तार होता है जो हरे कलर का होता है। ठीक है, विद्युत रोधन होता है। यह तार भूमि में गहराई तक दबी धातु की प्लेट में संयोजित होता है। भू स्पर्शन जो है यह एक सुरक्षा उपाय है जो यह सुनिश्चित करता है कि संधारित्र के धात्विक आवरण में यदि विद्युत धारा का कोई भी क्षण होता है तो उसे जो है संधारित्र का उपयोग करने वाले व्यक्ति को गंभीर झटका न लगे। मान लो हम कोई, यहाँ इसका मतलब संधारित्र का मतलब होता है कोई हम एलिमेंट, जैसे हम पंखा हो गया, फ्रिज हो गया, उसको हम कहते हैं। विद्युत परिपथों की लघु पतन अथवा अति भारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की महत्वपूर्ण युक्ति होती है। क्या होता है? फ्यूज होता है। तो फ्यूज की वजह से जो है ब्लास्ट नहीं होता है, तार नहीं जलते हैं और हमारे घरों में शॉर्ट सर्किट नहीं होते हैं। तो शॉर्ट सर्किट को ही क्या कहा नाम दिया गया है? अति भारण, या जिसे हम कहते हैं लघु पंथन कहते हैं। ठीक है, इसी चीज़ को बताने का प्रयास किया गया। तो एनसीईआरटी कुछ शब्द हिंदी में बहुत कठिन होते हैं, तो उसी चीज़ को मैं कोशिश किया हूँ कि आपको सरल भाषा में समझा सकूँ। ठीक है, तो आप लोग वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह के एनसीईआरटी क्लास आपको लगातार मिलते रहें। ओके, थैंक यू।